नाउ कंटिन्यूइंग विद द फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, 3 तक के कर लिए थे, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 8.3 एक्सरसाइज का। यहाँ पर अपने को सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, जनरल सोल्यूशन निकालना है और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। जनरल सोल्यूशन निकालना है और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो ये इक्वेशन को एज इट इज़ लिखिए और वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करके कर रहे थे हम। जहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, इसलिए हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करेंगे। तो इधर उधर ले जाके ये हो जाएंगे कैसे, वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये डी वाई बाई डी एक्स उधर लेके जाता हूँ ताकि कॉमन निकाल सकूँ मैं। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स पहले से था, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर से आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल लेता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स दोनों टर्म में ना, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स पहले जगह, और यहाँ क्या बचेगा, वन, और ये क्या है, वाई क्यूब, ठीक है। कोई डाउट? अब एक्स के टर्म्स अपने को एक जगह करना रहता वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, और वाई के टर्म्स एक जगह करना रहता, और डी एक्स हमेशा डी एक्स और डी वाई न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो क्योंकि वो इंटीग्रेशन किस वेरिएबल से हो रहा है वो बताते, और वो हमेशा ऊपर रहता है इंटीग्रेशन में, तुमको पता है, ठीक है। अब देखो क्या करो, ये एक्स प्लस वन को नीचे ला लो, डी एक्स को ऊपर लेके चल जाओ, ये एक्स प्लस वन को नीचे ला लो, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये dx को ऊपर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा dx, और यहाँ पर ये वाई क्यूब को नीचे लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई क्यूब। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर वी हैव सेपरेटेड द वेरिएबल्स, x के साथ dx के साथ x के टर्म्स हो गए और dy के साथ y के टर्म हो गए। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करते हैं। क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, वो तुम लोग अच्छे से फुल फॉर्म में लिख लेना। तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन, इधर भी लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे, तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई क्यूब का इंटीग्रेशन, है ना। अब देखो ये मतलब डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बोले तो वन अपॉन एक्स प्लस वन है, और ये वन अपॉन वाई क्यूब है। तो इसका तो देखो, इधर देखो पहले वाले का, इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, एक्स प्लस वन का, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता, वन, क्योंकि एक्स का वन होता, वन का जीरो होता, तो डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर ऑफ डेरिवेटिव इज इन न्यूमरेटर, दैट्स वाई लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर इसका आंसर हो जाएगा। और ये तो कैसे करेंगे इसको, वाई, ये जो है इसको कैसे करेंगे, वाई को ऊपर लाएंगे, है ना, डायरेक्टली तो होगा नहीं वो। तो इधर भी दोनों एक साथ ही इंटीग्रेट करने की कोशिश करना, एक साथ ही मतलब रिजल्ट लिखने की, क्योंकि सी भी लिखना पड़ेगा ना अपने को, इसलिए। तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इंटीग्रेशन लगा देते जो अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या पहला वाला हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड वाला, यहाँ पर कौन सा लगेगा, एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन वाला फॉर्मूला, क्या होता हुआ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेस पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। एक जगह सी लगाना है, मैंने बताया था, दोनों जगह नहीं लगाएंगे, तो इधर साइड लगा दे रहे हैं अपन लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, ये वाई रिस टू पावर ऑफ माइनस टू हो जाएगा, और नीचे में माइनस टू हो जाएगा, है ना। तो ये चलो लिख लेता हूँ, माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस सी। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के, कहीं पे भी कोई भी डाउट तो पूछ सकता हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो ये अब और इसको अच्छे से थोड़ा और लिखना है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, या माइनस, एक मिनट, माइनस वन बाय, ये जो y को है ये नीचे ला लो, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी, वाई स्क्वायर प्लस सी, ठीक है।
ठीक है, तो सर -2 का है। -2 ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है, ये -2 नीचे में आ जाएगा, ठीक है, या -1 ऊपर में लिखो या -2 नीचे में लिखो, एक ही बात है, वो कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही करना है इसको, या तो प्लस में भी ला सकते हैं, इज इक्वल टू सी भी हो सकता है, या अगर इसको और सॉल्व करना है तो देखो, इधर क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो इधर साइड में, इधर साइड में अगर एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा, ये देखो, माइनस साइन तो यही है, -1 प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y² c, ठीक है, 2y² c अपॉन 2y², और यहाँ पर है log mod ऑफ x+1, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर भी 2y², तो ये आ जाएगा 2y² log ऑफ mod ऑफ x+1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2y²c, ये भी सही है, यहाँ पर अगर +1 करके छोड़ दिए इसको, ठीक है, और ये ऐसा भी छोड़ दिए तो ये भी सही है, ये यहाँ से पूरा तुम्हारा आंसर पूरा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बुक में अलग अलग आंसर थोड़ा बहुत मिल सकते हैं तुमको, क्योंकि वो कोई स्टेप पे छोड़ सकता, कभी कोई पूरा लॉग की प्रॉपर्टी लगा के कर सकता, लेकिन अपना आंसर सही ही रहेगा, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट ये एक्सरसाइज का, अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज में क्या डिफरेंट है देखते हैं। इसमें क्या बोला है अपने को सेकेंड पार्ट में कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो अभी तक के जो फाइंड आउट करे ना सोल्यूशन तुमने यहाँ, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती जो दी रहती, ठीक है, उसको तुमने ये इंटीग्रेट वगैरह करके सेपरेट करके वेरिएबल, फिर इंटीग्रेट करके क्या फाइंड आउट करे, ये जो जिसमें कांस्टेंट आ जाए ऐसा सी वगैरह ये वो वेरिएबल के साथ, उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो अपन यहाँ सॉल्व करेंगे पहले तो जनरल सोल्यूशन ही निकलेगा, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने बोला, लेकिन इसमें भी पहले जनरल सोल्यूशन ही निकलेगा, फिर उसके बाद ये जो कंडीशन है वो यूज करके हम वहां से इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर लो, और ये क्वेश्चन अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अपना हो जाएगा, क्योंकि पहला टास्क तो वही है, क्या फाइंड आउट करना, पहला टास्क तो वही फाइंड आउट करना है कि हमको जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उस फिर ये कंडीशन का यूज करके हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे ना, ठीक है। तो फिर अब ये इसको सबसे पहले तो क्या करो, उसको उधर लेके चले जाता हूँ, ये जो x-y² x dx है, ये टर्म को यहीं रहने देता हूँ और y को उधर लेके चले जाता हूँ, तो यहाँ पर रह जाएगा x-y² x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y प्लस x²y, ठीक है, dy, ओके। अब कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर से x कॉमन निकल रहा तो x कॉमन निकाल लेते, 1 - y² बचा यहाँ पर, dx इज इक्वल टू, यहाँ पर y कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस x² dy बचा, ठीक है। अब x के टर्म एक तरफ कर दो, y के टर्म एक तरफ कर दो, तो x यहाँ पर पड़ा हुआ है और 1 प्लस x² यहाँ पड़ा हुआ है, तो x के नीचे ला लो 1 प्लस x², और dx तो यहीं पे रुका हुआ है तो यहीं पे रोको उसको। उसके बाद यहाँ पर dy है तो y के पूरे टर्म्स लाना है, तो एक y तो पहले से ही रखा हुआ है यहाँ, दूसरा क्या 1 - y² वाला टर्म है, 1 - y² को इधर ला लो, और dy पहले से ही रखा हुआ है, देखो पूरे टर्म्स इधर उधर कर दिया, और का x के साथ आ गई चीज़ें, y के साथ आ गई, ठीक है, पूरे y एक तरफ हो गए, x एक तरफ हो गए, dy के साथ आ गए, और ये x पूरे टर्म्स dx के साथ आ गए। ये करने के बाद क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना, ये करने के बाद अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स प्रॉपर वे में लिख लेना, इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस x² dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस y² dy, ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। अब इसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये थोड़ा पता होना अपने को, वैसे तो पता ही है अपने को, लेकिन फिर भी याद कर लेते, 1 प्लस x² का डेरिवेटिव क्या होता, 2x होता, 1 का 0 हो जाता, x² का 2x होता, तो यहाँ पर x है 2x नहीं है, तो हमको हमेशा मालूम है वी कैन एनी टाइम एडजस्ट कांस्टेंट, वी कैन एनी टाइम एडजस्ट कांस्टेंट, तो मैं क्या करूँगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये 2 कट के ऊपर वाला ही टर्म आता,
और मेरा लेकिन अब क्या बन जाएगा ये, अब मेरा ये प्रॉपर बन जाता, ठीक है। प्रॉपर क्या बन जाता हो, नीचे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाता। अब देखो 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता, 2x होता, तो 2x ऊपर है और हमने ये हाफ से मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करे तो कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते, यहाँ पर जो है 1 - y² का डेरिवेटिव क्या होता, 1 का 0 होता और y² का क्या होता 2y होता, है ना। y² का क्या होता 2y होता विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, क्योंकि डी वाई वैसा नहीं बोल सकते डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि डी वाई से रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे तो वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1 होगा, ठीक है। जैसे एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता, तो y² का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, -2y होगा लेकिन माइनस साइन है तो 1 - y² का कितना हो जाएगा -2y। तो यहाँ पर y तो है, -2 की कमी है, तो -2 तो मैं कभी भी ला सकता हूँ, कैसे 1/-2, ठीक है, -2, तो ये दोनों कैंसिल होके पुराना वाला ही आता और क्या, है ना। तो अपॉन 1 - y² dy। अब इसको करे क्यों है, कोरोलरी लगाने के लिए। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ चुका है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ चुका है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ, हाफ तो पहले से ही है ना बाहर, ये इतने का पूरे का इंटीग्रेशन का आंसर हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या 1 + x² है, इज इक्वल टू -1/2। अगेन इसका आंसर क्या होगा, ये इंटीग्रेशन का लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 - y²। अब जब दोनों जगह लॉग लॉग रहे ना, दोनों जगह लॉग लॉग रहे, जैसे पूरे टर्म्स में लॉग लॉग आ गया अपने इंटीग्रेशन में, पूरे टर्म्स में अगर लॉग लॉग आ गया अपने इंटीग्रेशन में, तो जो कांस्टेंट है ना, तो तुम्हारा जो कांस्टेंट है उसको सी की जगह तुम लॉग सी मान लो, सी की जगह क्या मान लो, लॉग सी मान लो। एक्चुअली वो कुछ होता नहीं, लॉग सी भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, तो सी कैन बी लॉग सी एंड लॉग सी कैन बी सी, क्योंकि सी की वैल्यू अपन को एग्जैक्टली मतलब मालूम थोड़ी नहीं रहती, वो तो अपन सी बोले तो कांस्टेंट है, तो लॉग कोई चीज का लॉग भी लिखे तो तुमने कांस्टेंट होता। तो अपने कैलकुलेशन के आसानी के लिए क्या लिख देते हम, सी की जगह यहाँ पर लिख देते लॉग सी, तो प्लस राइट हैंड साइड पे लॉग सी आ गया, सी की जगह क्या लिख दिया लॉग सी लिख दिया। कई बार अपने को ये सी को मॉडिफाई करके भी के वे भी लिखना पड़ सकता है, मैं बताऊंगा आगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो अपने को मालूम नहीं रहती, तो सिर्फ अपन सी लिख देते, भले ही यहाँ पर निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि अपने को पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, लेकिन आगे चल के जो दूसरे जिसमें जनरल सोल्यूशन वगैरह निकालना रहेगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये पूरा मैं उधर में यूज करने वाला हूँ, तो अच्छे देख लो कैसे, क्योंकि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है अपने को, ठीक है। वन मोमेंट, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, ये माइनस वाला जो पार्ट है क्या है, -हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 - y², और ये इसको मैं हाफ को जो है तुम्हारे उसको इधर लेके जा सकता हूँ वैसे तो, ठीक है, इसको इधर लेके जाके भी सॉल्व कर सकते, या तो तुम्हारी मर्जी है, ये यहाँ पर ये लॉग सी के साथ कंबाइन कर लो उसको, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तो मैं उधर लेके जा रहा हूँ, लेकिन देखो लॉग की प्रॉपर्टी अभी सब यूज़ करने वाला हूँ, ध्यान से देना, कोई टफ नहीं है, बस ध्यान देना थोड़ा क्या बोल रहा हूँ। ये देखो हाफ, और ये हाफ जो है हाफ मॉड ऑफ 1 + x², बिना मॉड के भी लिखो तो चलता, अब सॉरी लॉग तो लिखना है ना, मॉड के बिना बोल रहा हूँ, भूल गया मैं, लॉग ऑफ 1 + x² भी लिख दो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये हाफ इधर आ गया, माइनस हाफ इधर आया तो प्लस हाफ हो गया, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड अब एक जगह नहीं लिखा तो दूसरी जगह भी लिखा, 1 - y² इज इक्वल टू लॉग सी, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, लॉग सी चल रहा है, ठीक है। अब तुमको मालूम है ये हाफ कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो हाफ कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, लॉग ऑफ 1 + x² प्लस लॉग ऑफ 1 - y², ठीक है, इज इक्वल टू लॉग सी। अब देखो ये हाफ को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये 2 log c हो जाएगा, 2 log c, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग, है ना, 1 + x² प्लस लॉग ऑफ 1 - y²,
अब तुमको पता है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए प्लस लॉग बी। कौन सी प्रॉपर्टी लॉग की? लॉग ए प्लस लॉग बी। व्हाट इज लॉग ए प्लस लॉग बी? व्हाट इज लॉग ए प्लस लॉग बी? क्या होता? लॉग ए इंटू बी होता। तो यहाँ लिख लूंगा मैं लॉग 1 + x² इंटू 1 - y² इज इक्वल टू 2 log c। अब ये जो 2 log c है, ये पावर ऊपर आ सकता, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पावर लॉग में ऊपर आता है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ log c का स्क्वायर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 3-4 प्रॉपर्टी तो थी, लॉग की पावर आगे आता या सामने आता। लॉग ए इंटू बी क्या होता? लॉग ए प्लस बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता? लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता? लॉग ए बाय बी। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता? लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी वाला फॉर्मूला लगाया। अब देखो, यहाँ पर लॉग के साथ एक टर्म है पूरा का पूरा, यहाँ पर एक टर्म है, तो दोनों तरफ से लॉग कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से लॉग समझाने के बोल रहा हूँ कैंसिल हो जाता है। एक्चुअली बाय डेफिनेशन ये है कि इक्वालिटी ऑफ लॉग से होता हो। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1 + x² और 1 - y² इज इक्वल टू c² बचा। क्या बचा? इज इक्वल टू c²। ठीक है, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। ये हमारा क्या आया? जनरल सोल्यूशन आ गया। ये हमारा क्या है? जनरल सोल्यूशन आ गया। अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ तुमको। अब यहाँ c² आया ना, तो अब बुक्स में क्या करता है वो, तुम्हारी टेक्स्ट बुक का नहीं बोल रहा मैं, जनरल बुक्स में c² को एक कोई वेरिएबल k ले लेते हो, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो एक नया कांस्टेंट मान लेते हो उसको, कि इसको k नाम दे दो, और इसकी c² की जगह k लिख देते हो, k लिख देते, या c1, इसको c1 चलाते, फिर इधर c लिख देते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये c² रहे, c³ रहे, कुछ भी रहे, इसको k करके c करके कुछ भी लिख सकते। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, यहाँ c² आया और आंसर में c दिखा, तो तुमको वहाँ कोई बुक में देखोगे तुम, या हो सकता है मे बी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ठीक है, तो वो c² को ही c माना रहता है उसमें। यहाँ c1 चलाता हो, आखिरी में फिर c1 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ, तो बोलता c1² इज इक्वल टू c। जैसे इंटीग्रेशन में भी एक दो प्रॉब्लम में करे थे, तो तुमको कंफ्यूजन क्या था, ये ऐसा क्यों लिखेगा। c इज कांस्टेंट, उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हैं अपन वैल्यू, और आखिरी में c लिख सकते हैं अपन, पर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स वाई की बात नहीं कर रहा, वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा। अब ये अपना जनरल सोल्यूशन निकला, लेकिन हमें निकालना था पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वी हैव बीन गिवन दीज कंडीशंस जो यूज करेंगे हम। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। सो विल यूज दिस। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0, है ना, ये कंडीशन यूज करना है। तो x डाल दो 2, यही इक्वेशन में x की वैल्यू 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर, और y तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ठीक है, अब तो मैं भी इसको के ही ले लेता हूँ, ताकि फिर वो गलत तुम्हारे बुक के हिसाब से ही आएगा, वो ना हो। तो क्या करो, ये c² आ गया ना, तो इसके आगे में डाल दो कि ये जो है, ये समझो मैंने ले लिया k, समझो मैंने क्या ले लिया है, k ले लिया, और यहाँ लिख दूंगा वेयर 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 k इज इक्वल टू c², वेयर k इज इक्वल टू c²। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं c² की जगह k ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपन k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 0 1, 1 + 2 का स्क्वायर मतलब 5, तो k की वैल्यू आ गई 5। k की क्या वैल्यू आ गई? 5 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब ये k की वैल्यू जो 5 है, ठीक है, वो इसमें डाल सकते, तो c² की भी वैल्यू अगर 5 डालते तो भी वही बात होती, k की k लेके भी डाल रहे 5 तो वही बात है। तो अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या रहेगा, ये जो जनरल सोल्यूशन निकला था उसमें कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई? 5 आई, तो 1 + x² 1 - y² इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन।
particular solution. This is our particular solution.